महारस में जो दूसरा नाम जो आता है वो है वैक्रांत का। हमने अभ्रक पढ़ लिया था, जिसे माइका भी कहते हैं। उसको रिलेट करेंगे इससे भी कि कहाँ कहाँ पे रिलेशन आ रहा है दोनों में, जिससे हम लोग आगे भी रिलेट कर रहे हैं और मेमोराइज हो सके। तो जो दूसरा नाम है उसका नाम है वैक्रांत, टूरमलीन भी बोलते हैं इससे। इसकी जो जैसे संस्कृत में नाम लेते हैं इसका, तो इसको बोलते हैं वैक्रांत ही बोलते हैं संस्कृत में भी। इसका जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, विशिष्ट गुरुत्व, होता है 3 to 3.2, जबकि हमने जो अभ्रक में पढ़ा था वो पढ़ा था 3। तो हम लोग को दोनों का ऐसा सेम मानना है कि वैक्रांत और अभ्रक 3 तक होता है। उसके बाद जो कठिन है, हार्डनेस है, इसका 7 से 7.5 है, जबकि जो हमारा अभ्रक था उसमें 2.5 to 3 था। उसके बाद इसके जो पर्याय हम लेते हैं, पर्याय में बताते हैं कि वैक्रांत जीर्ण वज्रक, कुवज्रक और चूर्ण वज्र। यहाँ पे आप वज्रक या वज्र को कॉमन ले सकते हैं, जिससे आप लोग को पर्याय याद करने में आसानी होगी। तो कैसे बोलेंगे, जीर्ण वज्रक, कुवज्रक और चूर्ण वज्रक। ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में है सभी चीज़ें। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आता है कि इतिहास क्या है, तो इतिहास में हम बताते हैं कि सर्वप्रथम कौटिल्य अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार हमने अभ्रक को भी बोला था कि सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो उसका भी कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता था। ठीक है, तो दोनों का आप ऐसे करके रिलेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी उत्पत्ति होती है, तो एक रस रत्न समुच्चय करता है। रसवाग भट्ट के अनुसार जब दुर्गा देवी ने त्रिशूल से दैत्यराज महिषासुर का वध किया था, तो जहाँ जहाँ पे रक्त गिरा पृथ्वी पे, वहाँ वहाँ पर वैक्रांत की उत्पत्ति हुई। ऐसा उत्पत्ति के दृष्टि से हमें बताया गया है। उसके बाद निरुक्ति बताई गई है। निरुक्ति में कहा गया है विक्रमयति लोहानी। इसका मतलब होता है कि ये इतना कठिन होता है या इतना हार्ड होता है कि अपनी रगड़ से लोहे को भी काट दे। इसको जो ऐसा कर दे, जो काट दे या बिगाड़ दे उस लोहे को, तो उसे हम वैक्रांत कहते हैं। तो ये लोहे से भी ज़्यादा कठिन होता है या हार्ड होता है। उसके बाद हमें कौन सा जो हमें ग्राह है, जैसे कि जो हम ग्राह्य करेंगे उसमें कौन सा स्वरूप मिलेगा जिसको हमें लेना चाहिए इस्तेमाल में और किसे नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया कि वो 8 किनारे वाला होना चाहिए, 8 फलक होने चाहिए उसके। यहाँ पे आप फेस, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, फेस एजेस, उसकी बात हो रही है। तो 8 किनारे वाला, 8 फलक, 6 कोण युक्त होना चाहिए, भारी होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, शुद्ध एवं मिश्रित वर्ण से युक्त होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि शुद्ध और मिश्रित वर्ण भी हो सकता है, तो दोनों वर्ण से मिलता है ये। उसके बाद है वैक्रांत के भेद कितने। तो यहाँ पे जो वैक्रांत के भेद बताए गए हैं उसमें हैं श्वेत, रक्त, नील, पीत, पर्वत, प्रभ, श्याम और कृष्ण वर्ण से। इनसे 7 भेद बताए गए हैं। उसके बाद जो है आधुनिक मत अनुसार 3 भेद बताए गए हैं। तो वो जो 3 प्रकार बताए गए हैं उनका नाम है, एक है एल्कलाई टूरमलिन, क्योंकि टूरमलिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीशियम टूरमलिन, और आयरन टूरमलिन। ऐसे करके 3 भेद आधुनिक मत अनुसार बताए गए हैं। इसका जो प्राप्ति स्थान है वो हम रिलेट करेंगे अपने अभ्रक से, ताकि दोनों का अच्छे से मेमोराइज हो सके। तो राजस्थान, झारखंड, बिहार, ये उसमें भी था, इसमें भी है। उसके बाद नेपाल, पंजाब, उत्तरी अमेरिका वहाँ भी था, ब्राज़ील, रूस वहाँ भी था। तो आप ये चारों को याद कर सकते हैं कि ये चीज़ें दोनों में कॉमन है, जिसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ कहाँ आता है, तो देखिए उपयोग में ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए वैक्रांत का धारण किया जाता है। जितने भी ग्रह होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए इसका धारण करवाते हैं। औषधि रूप में हीरा के अभाव में प्रयोग करते हैं। अगर हीरा ना हो तो इसका अभाव के रूप में, क्योंकि ये हीरे के समान दिखने वाला होता है, ऐसा भी मान सकते हैं। तो औषधि रूप में हीरे के अभाव में इसका मतलब ये एक प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हम बताते हैं कि इसका जो अशुद्ध अगर वैक्रांत का सेवन किया जाए तो क्या होगा। तो देखिए, सेवन करने पर किलाश, कुष्ठ, दाह, संताप, पार्श्वशूर्ण और पांडु रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये सब जो होते हैं, अगर हम अशुद्ध सेवन करते हैं तभी ऐसा होता है। उसके बाद वैक्रांत शोधन में हम क्या क्या करते हैं, तो देखिए वैक्रांत लेते हैं प्लस कुलथ क्वाथ लेते हैं। वैक्रांत के साथ कुलथ क्वाथ और 3 दिन तक इसका स्वेदन करते हैं, जिससे वैक्रांत शुद्ध हो जाता है। तो इसे ऐसे ही शॉर्ट नोट्स में आप ऐसा ही लिखिएगा, ताकि आपको जल्दी जल्दी मेमोराइज हो सके कि कुलथ क्वाथ लेते हैं वैक्रांत के साथ और 3 दिन तक स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है वैक्रांत। उसके बाद है शुद्ध वैक्रांत प्लस शुद्ध गंधक। तो देखिए, जब हम उसका मारण करेंगे मतलब भस्म बनाएंगे, अभी तो हमने शुद्ध किया, अब भस्म बना रहे हैं, क्योंकि आप रसशास्त्र में किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो भस्म बना कर देते हैं, भस्म बनाकर। तो यहाँ पे शुद्ध वैक्रांत प्लस शुद्ध गंधक प्लस निम्बुसोरस। तो यहाँ पे आप ये दोनों को लेंगे किसके साथ, निम्बुसोरस के साथ।
यहाँ पे आप खल्व यंत्र से भावना देंगे और 8 पुट देंगे। 8 पुट, यहाँ पे 8 पुट लिखा है और पुट में भी कौन सा देना है, तो गजपुट देना है। तो 8 पुट जब आप दे देंगे तो उससे मारण मतलब यहाँ पे आपका भस्म तैयार हो जाएगा। अब जो भस्म होगा उसके गुण बताए गए हैं। तो देखिए भस्म के गुण कौन कौन से होने चाहिए, तो बल वर्ण आयु, बल वर्ण बुद्धि वर्धक, त्रिदोष से सर्वव्याधि नाशक, हीरे के समान गुण वाली, शरीर को लोह के समान दृढ़ करने वाली। देखिए यहाँ पे हीरे के समान गुण वाली, इसलिए वहाँ पे लिखाया था कि हीरे के अभाव में लिया जाता है इससे। तो ये हीरे के समान गुण होता है, इसलिए इसको हीरे के अभाव में लिया जाता है। फिर जो इसकी मात्रा है, तो देखिए किस मात्रा में हम देते हैं इसे, तो यहाँ पे देते हैं 1/24 रत्ती से 1/11 रत्ती, मतलब कि 5 ग्राम से 10 ग्राम इस मात्रा दिया जाता है। और जो मात्रा दी जाती है वो रोगी के आहार, रोगी के बल अनुसार, रोगी के साथ में अनुसार दिया जाता है। उसके बाद है इसके प्रमुख योग कौन कौन से हैं, तो देखिए रत्नागिरी रस है, कंचनर्भ रस है, सूचिका भारण रस है और नवरत्न राज मृंगक रस है, अपूर्व मालिनी वसंत। इस प्रकार ये जो 5 प्रमुख योग बताए गए हैं ये शॉर्ट नोट्स हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है।